Hello guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine. So today we are going to start with a new concept. The concept is all about the scarcity definition of economics, which is given by Robbins. So without wasting our time, let's get started. So before starting the topic, first of all we have to know what is scarcity. Scarcity क्या होता है? Scarcity मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी या शॉर्टेज, ठीक है। और वहीं सरप्लस का मतलब होता है नीड से ज़्यादा उस चीज़ का हमारे पास होना, उस रिसोर्स का हमारे पास उतना यूज मतलब जितनी यूज़ ना हो उससे ज़्यादा हमारे पास होना, ठीक है। तो यहाँ पे स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, क्यों इकोनॉमिक्स में हम स्कार्सिटी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, क्यों रॉबिन्सन ने स्कार्सिटी डेफिनेशन का इन्वेंशन क्यों ये डेफिनेशन दी उन्होंने। सो आज हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक क्लास 9, 10th, 11th, 12th और बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। सो इसमें कई बार आ जाता है कि इस टॉपिक को एलाबरेट कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इस जनरली इसकी डेफिनेशन दे देते हैं लेकिन हम इसका मीनिंग बेसिकली नहीं समझ पाते हैं और हम इसको फिर उसके बाद डिफाइन नहीं कर पाते। जितना सफिशिएंट मैनर होता है, जितना सफिशिएंट वे होता है लिखने का, हम वो नहीं लिख पाते हैं। सो आज इस टॉपिक को बहुत क्लियरली समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि रॉबिन्स ने दी है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव एन ऑल्टरनेटिव यूजेस। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस भी लिया जाता है, इकोनॉमिक्स को आर्ट और साइंस दोनों बोला जाता है। इकोनॉमिक्स साइंस कैसे होती है, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर को पता करती है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करती है। एज यू ऑल नो कि हम इकोनॉमिक्स में मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, हम बाइंग सेलिंग के बारे में बात करते हैं। तो अगर कोई भी बायर अपनी कोई भी बायर जो होता है वो अपने प्रोडक्ट्स को बाय करता है और कोई भी सेलर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करता है कस्टमर्स को, तो जब कोई भी जो सेलर होता है वो कस्टमर को अपनी चीज़ें सेल करता है तो उसके वे ऑफ बिहेवियर, उसके आधी चीज़ें तो अपना जनरली वो अपने कस्टमर्स को बनाने की कोशिश करता है कि हमारे इन फ्यूचर हमें ये कस्टमर हमारे बने रहे, हमारे प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूस बेसिस पे ख़रीदते रहें जिससे कि मुझे भी प्रॉफिट गेन हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेलर होता है वो एक तरह से अपने बायर के ह्यूमन बिहेवियर को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, अपने बिहेवियर के स्टडी को बिहेवियर जो अपने कस्टमर के जो बिहेवियर होते हैं उन्हें स्टडी करने की कोशिश करता है, जिससे इसे पता चलता है सेलर को कि मतलब उन्हें क्या चाहिए या वो किस तरह के प्रोडक्ट को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी क्या नीड्स है, तो उस अकॉर्डिंग वो उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इकोनॉमिक्स जनरली बेस होती है कि किस तरह से हम अपने कस्टमर्स के बिहेवियर को, उनके माइंडसेट को, उनके सोचने के तरीक़ों को कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना वो अपने मतलब उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए कितना वो रेडी है बाय मेंटली, बाय फिजिकली। तो ये चीज़ें सब, ये जो ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं, इस वे में हमारी जो इकोनॉमिक्स होती है वो साइंस होती है, ठीक है। तो एक तरह से इकोनॉमी इज़ अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करती है, इस वे में उसको साइंस बोला जाता है। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। और ये भी पता करता है कि इकोनॉमिक किस तरह से कुछ सफिशिएंट चीज़ों में, कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट में अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करते हुए चलता है, क्योंकि सबको पता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास मटेरियल है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स है वो लिमिटेड हैं, ठीक है, और जो वांट्स है वो अनलिमिटेड होती हैं। तो उस लिमिटेड मटेरियल में हम अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करके चलते हैं, दैट इज रिटन इन द स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यही बोलता है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव एन ऑल्टरनेटिव यूजेस। एक ही लिमिटेड प्रोडक्ट को, ठीक है, अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई करना, उसी एक वांट, जैसे हम अगर क्लोथ्स की बात करें तो वही क्लोथ्स क्या होता है, कर्टन्स में भी काम आ जाता है, वही क्लोथ्स हम जनरली हम क्लोथ्स में भी काम कर लेते हैं, ठीक है। एक कॉटन का कपड़ा अगर आप यूज़ करते हैं तो आप कॉटन का कपड़ा छोड़िए, आप आयरन की बात कीजिए। आप आयरन कितनी चीज़ों में यूज़ करते हैं, आप व्हीकल्स में यूज़ करते हैं आयरन को, आप यूटेंसिल्स में यूज़ करते हैं आयरन को, आप हर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं आयरन को। तो आयरन के बहुत सारे यूजेस है। कॉपर भी कितने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल यूटेंसिल्स में यूज़ होते हैं, आप व्हीकल्स में भी यूज़ हो जाते हैं, वायर्स में यूज़ हो जाते हैं। तो कॉपर के भी कितने सारे यूज़ होते हैं।
तो यही चीज़ बोला गया है कि लिमिटेड रिसोर्सेज किस तरह से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करते जाते हैं, और एक ही प्रोडक्ट अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब जिसके कई सारे यूजेस भी हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो मतलब एक ही प्रोडक्ट या एक ही जैसे एक रॉ मटेरियल हो गया, वो कितने सारे प्रोडक्ट बनाते हुए चलता है। तो बस यही चीज़ें बताई गई है जो कि प्रोफेसर लायोन रॉबिन्सन ने बोली है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन्होंने बताई है। अनलिमिटेड वांट्स, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड हैं, वो उनको सेटिस्फाई करने के जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, बट जो हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इन नंबर, ह्यूमन वांट्स जो कि अनलिमिटेड है नंबर, जो अनकाउंटेबल है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। वेन एवर वन वांट इज सेटिस्फाइड देन ऑटोमेटिकली सेवरल वांट्स ग्रो अप, अगर हमारी एक इच्छा कम हो जाती है या एक वांट सेटिस्फाइड हो जाती है, तो अचानक से सडनली हमारी दूसरी वांट भी स्टार्ट हो जाती है, ग्रो अप हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर मेरा भी मैंने अभी एक गिलास पानी पिया, ठीक है, तो फिर अब मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा हो गई। तो ये क्या हुआ कि हमने एक वांट सेटिस्फाई की एंड सेकंड वांट हमारी ग्रो अप हो गई। तो जो ह्यूमन वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, हमारे पास जितना आता रहता है हमारी जो वांट्स है वो और बढ़ती जाती हैं। हेंस इट इज़ एंडलेस, इसीलिए उसकी कोई एंड नहीं है। ठीक है, वो एंडलेस है। With the progress in civilization and development of science and technology, numerous wants are developed. जैसे जैसे डेवलपमेंट आती गई, ठीक है, आज की सिविलाइजेशन जितना जितना डेवलप होती गई, आजकल के टाइम पे जितना जितना डेवलपमेंट आता गया, जितने टेक्निक्स हो गई, जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हो गए, जितने भी इन्वेंशंस हो गई, इनोवेशंस हो गई, सो ये क्या है कि ये जो सिविलाइजेशन डेवलप हो रही है धीरे धीरे, और जो साइंस में बढ़ोतरी आ रही है, इससे क्या होता है कि जो हमारी वांट्स है वो भी उस अकॉर्डिंग डेवलप होती जा रही हैं। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि ना इतनी टेक्नोलॉजीज़ थी, ना इतने इन्वेंशंस थे, सो उतनी हमारी वांट्स, उतना हमारा माइंडसेट भी नहीं डेवलप था, और हम उतनी चीज़ें जानते भी नहीं थे, हमारे नॉलेज में भी इतनी चीज़ें जब थी ही नहीं, तो हमारे नॉलेज में क्या होगा। ठीक है, तो हमारी चीज़ें उतनी डेवलप नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ, इन्वेंशंस के साथ साथ, इनोवेशंस के साथ साथ हमारी जो माइंड है वो भी डेवलप होता जा रहा है। तो समय के साथ चीज़ें और आगे की ओर बढ़ती जा रही है, और वैसे ही वैसी चीज़ें देख करके हमारी जो प्रोडक्ट खरीदने की क्षमता है वो भी बढ़ती जा रही है, इनकम बढ़ती जा रही है, तो हमारी वांट्स भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होती जा रही है, वो भी डेवलप होती जा रही हैं। अगेन सेवरल ह्यूमन वांट्स आर रिकरिंग टू, और इसीलिए हमारी जो बहुत सारी जो ह्यूमन वांट्स है वो भी रिकर हो रही है। दैट मीन्स और एक सेटिस्फाई हो रही है तो दूसरी ग्रो अप हो रही है, फिर दूसरी ग्रो अप हो सेटिस्फाई हो रही है, तीसरी ग्रो अप हो रही है। तो एक के बाद एक जो हमारी वांट्स है वो ग्रो अप होती जा रही है, एक सेटिस्फाई होती है तो दूसरी अपने आप ग्रो अप हो जाती है। हैंस वांट्स आर एवर ग्रोइंग एंड नेवर एंडिंग, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो वांट्स है वो एवर ग्रोइंग है और नेवर एंडिंग है, मतलब वो बढ़ती जाती है। ठीक है, वो बढ़ती जाती है और कभी ख़त्म नहीं होती। अगर एक सेटिस्फाई होगी तो दूसरी से मतलब दूसरी वांट्स ग्रो अप हो जाएंगी, तीसरी ख़त्म होगी तो चौथी ग्रो अप हो जाएंगी, तो लाइक दैट वो हमेशा ग्रो अप होती जाती है, वो कभी भी एंड नहीं होती है। फिर लिमिटेड मीन्स, दूसरा पॉइंट है कि लिमिटेड मीन्स जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारी रॉ मटेरियल, जो हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज और मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, और उस अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। द मीन्स रिफर्स टू अ गुड एंड सर्विसेज विच वी यूज टू सेटिस्फाई आर वॉन्ट्स। यहाँ मीन्स का क्या मतलब, यहाँ मीन्स का मतलब है वो गुड्स, वो सर्विसेज जो हमारे वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के काम आते हैं। ठीक है, दे आर मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, वो मटेरियल भी हो सकते हैं या नॉन मटेरियल भी हो सकते हैं। दैट मीन्स वो टैंजिबल भी हो सकते हैं या इनटैंजिबल भी हो सकते हैं। दैट कैन बी सीन और टच, विद दैट कैन नॉट बी सीन और टच। ठीक है, वो एट एनी हाउ, वो कुछ भी हो सकते हैं, लाइक टाइम, ठीक है, मनी, सर्विसेज, रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या हुआ, टैंजिबल में आ गया, सर्विसेज क्या हो गया, इनटैंजिबल हो गया, मनी क्या हो गया, टैंजिबल हो गया, टाइम क्या हो गया, इनटैंजिबल हो गया। सो सम आर मटेरियल, लाइक रिसोर्सेज मटेरियल में आ गया, सर्विसेज इन मटेरियल में आ गए, मनी मटेरियल में आ गया, टाइम नॉन मटेरियल में आ गया। तो दीज रिसोर्सेज आर स्कार्स। ठीक है, इन रिसोर्सेज की जो ये जो रिसोर्सेज है उनकी क्या है, स्कार्सिटी है, दैट मीन्स उनकी कमी है।
Hence the term scarcity is not used for absolute sense but it is relative sense. यहाँ पे absolute sense और relative sense का मतलब है, देखिए यहाँ पे comparison किया गया है. यहाँ पे relative sense मतलब यहाँ पे relate किया गया है कि जैसे हमारी जो wants हैं, हमारी wants और हमारे resources को आपस में relate किया गया है कि किस तरह हमारी जो wants है वो unlimited है और जो resources है वो limited है. दैट इज़ इन रिलेशन टू डिमांड, कि किस डिमांड में है. ठीक है, हमारी जो डिमांड है वो कितनी है और हमारी जो रिसोर्सेज है वो कितनी कैसी है. अ कमोडिटी मे बी अवेलेबल इन स्मॉल क्वांटिटी बट इफ़ नो बडी डिमांड्स इट देन इट इज़ नो स्कार्स. देखिए हमारी जो क्वांटिटी है किसी भी मतलब हमारी जो कमोडिटी है वो स्मॉल क्वांटिटी में भी अवेलेबल होती है, लेकिन अगर उसकी डिमांड ही नहीं होगी तो उसकी स्कार्सिटी नहीं होगी. अगर मार्केट में देखिए बहुत लॉजिकल चीज़ है कि अगर किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं होगी मार्केट में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी स्कार्सिटी नहीं होगी. इसलिए नहीं होगी क्योंकि मार्केट में जब डिमांड ही नहीं हो रही तो अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में आ भी रहा है तो जब उसको कोई ख़रीद नहीं रहा है तो उसकी कमी कैसे हो सकती है. कमी तो तब होती है ना जब हमारी चीज़ें आती जा रही है मार्केट में, लोग ख़रीदते जा रहे हैं और उसकी कमी हो रही है. तो जब यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं और इसको कोई खरीद ही नहीं रहा है तो उसकी स्कार्सिटी तो होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती है. तो यही चीज़ बोली गई है, अ कमोडिटी में बी अवेलेबल इन स्मॉल क्वांटिटी बट इफ़ नो बडी डिमांड्स. अगर कमोडिटी स्मॉल क्वांटिटी में भी है, ठीक है, और अगर उसकी डिमांड कोई नहीं करता, अगर वहीं कमोडिटी बहुत कम है और उसकी डिमांड कोई नहीं करता, फिर भी उसकी स्कार्सिटी नहीं होगी. क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ही कोई नहीं कर रहा है. हेंस द स्कार्स मीन्स आर द बेसिस ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. तो क्या कह सकते हैं कि जो मेनली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो यहीं से अराइज होती है. मेनली अगर प्रोडक्ट ही नहीं, रिसोर्सेज ही नहीं होंगे हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि पूरी इकनॉमी जो होती है वो बेस्ड होती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन में. जैसे कि हम मान के चलते हैं कि हमारी जो इकनॉमी है, इकनॉमी के जो किंग होते हैं, कस्टमर इज़ रिगार्डेड एज द किंग ऑफ द मार्केट. तो यहाँ पे क्या है कि अगर कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं होगा, और उनको सेटिस्फाई किससे करना है, रिसोर्सेज से करना है, प्रोडक्ट से करना है. प्रोडक्ट की मेनली कहाँ से आता है, रिसोर्सेज से आता है. तो जब रिसोर्सेज ही लिमिटेड है तो वो कहाँ से सेटिस्फाई हो पाएंगे. तो यहाँ पे मेनली यहीं से आपकी इकनॉमिक जो प्रॉब्लम होती है वो अराइज होती है. बिकॉज इफ़ ऑल दीज मीन्स एंड रिसोर्सेज आर नॉट स्कार्स, ठीक है, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन द इकनॉमिक्स. अगर कोई भी रिसोर्सेज स्कार्सिटी में होंगे ही नहीं, कोई भी किसी भी चीज़ की कमी होगी ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर पूरी चीज़ सेटिस्फाइड है और सफिशिएंट है तो हमें कहीं से भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी. इफ़ द रिसोर्सेज इज़ नॉट स्कार्स, अगर रिसोर्सेज की कमी ना होती तो इकनॉमिक में प्रॉब्लम जैसी सिचुएशन अराइज ही ना होती. ठीक है. थर्ड है ऑल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. ऑल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, उन्हीं रिसोर्सेज को अलग अलग जगह पे यूज़ करना, मतलब एक ही मटेरियल को अलग अलग चीज़ों में यूज़ करना. ऑल द स्कार्स मीन्स कैन बी यूज्ड इन मोर देन वन पर्पस. ठीक है, जितने भी स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं जिनकी कमी है, ठीक है, तो उनको क्या है, उनको अगर उनको देखो एक चीज़ में यूज़ हो गया, मान लो यहाँ पे अभी हमारे पास मान लो आयरन की कमी है, ठीक है, फॉर सपोज आयरन की कमी है, तो आयरन एक चीज़ में यूज़ हो गया, ठीक है, कोई एक व्हीकल बनाने में काम हो गया. जो बचा हुआ आयरन है क्या हम उसको वेस्ट कर देंगे, उसको हम फेंक देंगे? नहीं, क्योंकि उसकी कमी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में यूज़ करने की कोशिश करेंगे. क्योंकि देखिए जब हमारे पास चीज़ों की कमी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे कि उस चीज़ को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें. सो यही बात यहाँ पे बोलेगी, ऑल द स्कार मीन कैन बी यूज इन मोर देन वन पर्पस. एक स्कार्स रिसोर्सेज को हम एक से ज़्यादा चीज़ों में यूज़ करते हैं. इन अदर वर्ड्स दे कैन बी यूज इन सेवरल पर्पस. अगर हम दूसरी भाषा में बोले तो उसे हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. फॉर इंस्टेंस लैंड इज़ वेरी स्कार्स. जाहिर सी बात है ज़मीन की आजकल बहुत कमी है, तभी तो उसके दाम भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि सब ने अपनी सिविलाइजेशन अपना एक घर खरीद लिया है, किसी ने प्लॉट्स बना अपने सब ने एक अपना अपना एक प्लॉट खरीद लिया है, ठीक है, और सब ने उस पर घर बना रखे हैं. तो अब क्या है, अब के टाइम पे जैसे कि हम मानते हैं कि जो लैंड है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, तो उसको कितना लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया. तो यहाँ पे क्या है कि जैसे लैंड है वेरी स्कार्स, तो आजकल ज़मीनों की बहुत कमी है, ठीक है, बट लैंड कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. किस किस चीज़ें, अपनी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, सिविलाइजेशन बसाने के लिए, प्ले ग्राउंड के लिए. तो क्या है, तो एक ही लैंड को हम सेवरल पर्पस यूज़ कर रहे हैं. लाइकवाइज ऑल दीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर यूज फॉर वेरियस पर्पस. वैसे ही जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको हम अलग अलग रिसोर्सेज अलग अलग पर्पस के लिए, सेवरल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं. दस इन रियलिटी गुड्स कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजेस वेरी इंपॉर्टेंट वेरीफाइंग इंपॉर्टेंस. इसीलिए
अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हम रिसोर्सेज हैं उनको ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर रहे हैं, सेवरल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हम उसकी इंपॉर्टेंस को जस्टिफाई कर ले जा रहे हैं। हमें पता है कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी कुछ शॉर्टेज है, दैट्स वाई हम उसको अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं कि उसको एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में यूज़ करें, उसके विदाउट वेस्टेज हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। Economizing resources. The main problem of economics is how to satisfy the unlimited wants with a limited means which have an alternative uses. देखिए, इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अनलिमिटेड वांट्स को उन लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे सेटिस्फाई करें। ठीक है, क्योंकि हमारे जो वांट्स हैं वो तो अनलिमिटेड है, उनके तो वो तो एंडलेस हैं, उनकी तो कोई समाप्ति ही नहीं है। और जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो कम है, ठीक है, वो लिमिटेड है, वो कैन बी काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि उन अनलिमिटेड वांट्स को उन लिमिटेड मीन्स से कैसे हम सेटिस्फाई करें। और उसको कैसे हम उसके अल्टरनेटिव यूज़ करें, कैसे हम उसको अलग अलग जगह पे यूज़ कर पाएँ। तो रॉबिन्सन ने यही चीज़ बताई है। रॉबिन्सन डिस्क्राइब दिस प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक स्कार्स मीन्स, यही प्रॉब्लम बताई गई है द इकोनॉमिक स्कार्स प्रॉब्लम। ठीक है, स्कार्सिटी प्रॉब्लम इसी को बोलते हैं, जो कि रॉबिन्सन ने दी है कि प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमाइजिंग स्कार्स मीन्स, इन अदर वर्ड इट इज़ अ चॉइस ऑफ मेकिंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है कि हम चॉइस करते हैं। ठीक है, जैसे उन लिमिटेड चीज़ों में हम चॉइस करते हैं कि अभी नीड किस चीज़ की ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके पास 15 रुपीज़ है। ठीक है, आप शॉप पे गए और आपने शॉप पे एक बिस्किट निकलवाया। ठीक है, आपको बहुत भूख लगी, आपने बिस्किट निकलवाया, फिर आपने कोई एक गेम निकलवा लिया, फिर आपने एक बुक निकलवा ली। ठीक है, तो अभी आपको बहुत भूख लगी है, तो अभी आपको उस टाइम एट प्रेजेंट आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? भाई उस बिस्किट की ज़रूरत है, बिकॉज आप भूखे हो, यू आर हंग्री। तो उस प्रेजेंट टाइम पे आपको जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी देखते हैं कि आपको बेसिकली नीड ज़्यादा किस चीज़ की, मार्केट में प्रोडक्ट कस्टमर की क्या डिमांड है, किस चीज़ की कस्टमर को ज़्यादा नीड है। सो उस अकॉर्डिंग हम उस लिमिटेड रिसोर्स से उस अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि किस चीज़ की हमें ज़्यादा नीड है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ चॉइस मेकिंग। यहाँ पे क्योंकि हम चॉइस कर रहे हैं ना, तो इट इज़ अ चॉइस मेकिंग ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू कैसल, इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ स्कॉर्सिटी। इकोनॉमिक एक साइंस है जहाँ हम स्कार्सिटी की स्टडी करते हैं। इकोनॉमी इज दस अ स्टडी ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ इकोनॉमी दैट इज इकोनॉमाइजिंग द रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स में हम यही कुछ इकोनॉमिक्स से कुछ काइंड्स की स्टडी करते हैं, जहाँ हम बताते हैं कैसे इकोनोमाइज़ करें हम अपने रिसोर्सेज को, किस तरह से हम इकोनोमाइज़ करने का मतलब एक इस तरह से अपने नीड्स और अपने रिसोर्सेज को इस तरह से जस्टिफाई करके चले, इस तरह से इक्वलाइज करके चले, इस तरह से मतलब हम इक्विलिब्रियम बेसिस पे रख के चले कि हमको पता होना चाहिए कि भाई हमें किस चीज़ की अभी एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा किस चीज़ की नीड है, उस चीज़ को हम पहले सेटिस्फाई करें, बाकी हम नीड्स बाद में करें। क्योंकि नीड्स तो हमारी बढ़ती जाएंगी भाई, हमारी तो वांट्स ही अनलिमिटेड है, बट हमको बेसिकली ज़रूरत किस चीज़ की ज़्यादा है वो चीज़ हम उसको इकोनोमाइज़ करके चले, दैट मीन्स इक्वलाइज करके चले या डिवाइड करके चले। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, अब आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि किस चीज़ को हम चुनें। भाई इतनी सारी रिसोर्स है, अब इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। तो द प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब क्या होती है, जब हम इक्वल करते हैं, हम चीज़ों को इक्वल करने की कोशिश करते हैं, इकोनोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं रिसोर्सेज को, तो जो प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि हम किस चीज़ को चॉइस करें। सिंस वांट्स आर न्यूमरस एंड नीड्स आर स्कार्स, वही चीज़ कि भाई वांट्स जो है वो बहुत है, न्यूमरस है, अनलिमिटेड है, एंड दिस वांट्स है जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। वी हैव टू चूज़ मस्ट अर्जेंट वांट्स फ्रॉम दीज अनलिमिटेड वांट। तो हमें क्या करना होता है, हमें चुनना होता है कि मोस्ट अर्जेंट, मोस्ट नेसेसिटी, मोस्ट नीडेड वांट नीडेड प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वी हैव टू चूज़ द मोस्ट अर्जेंट वांट फ्रॉम दीज अनलिमिटेड वांट। उन अनलिमिटेड वांट्स में से मोस्ट अर्जेंट वांट कौन सी है, उन अनलिमिटेड इच्छा में से सबसे इंपॉर्टेंट इच्छा कौन सी है। ठीक, Hence the customer will select few wants from numerous wants। अब क्या करता है कस्टमर वहाँ रेशनलाइज हो जाता है। रेशनलाइज मतलब होता है कि सोच समझ कर डिसाइड करना। तो मेन यहाँ पे हम अगर बता सकते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आ सकता है कि कस्टमर रेशनलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी बन सकता है अगर आप इसको क्योंकि देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स और इन्हीं सब से आपके एलिमेंट्स, फीचर्स इन्हीं सब से निकल के आते हैं, तो आप यहाँ पे एक मतलब एक पॉइंट ये भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि हेंस द कस्टमर विल सेलेक्ट फ्यू वांट्स फ्रॉम न्यूमरस वांट्स। यहाँ पे अनलिमिटेड वांट्स में से, खूब सारे वांट्स में से जो
कस्टमर है वो कुछ अपने वांट्स को निकालता है, कुछ सेलेक्टेड वांट्स को चूज़ करता है ऑन द प्रेफरेंस पैटर्न, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ें चूज़ करता है, ठीक है। वो उन अनलिमिटेड वांट्स में से कुछ सेलेक्टेड वांट्स को चूज़ करता है। दस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मेक द चॉइस ऑफ नेसेसरी। इसीलिए हम कहते हैं जो स्कार्सिटी रिसोर्सेज है उसको ये भी कह सकते हैं कि चॉइस ऑफ नेसेसरी। स्कार्सिटी रिसोर्सेज को हम चॉइस ऑफ नेसेसरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इन स्कार्सिटी टाइम पे हम यहाँ पे चूज़ करते हैं मोस्ट नेसेसरी वांट को, मोस्ट नीडेड वांट को, ठीक है। हेंस इकोनॉमिक्स इज टर्म्ड एज अ साइंस ऑफ चॉइस। इकोनॉमी को हम ऐसे साइंस ऑफ चॉइस भी डेडिकेट करते हैं। अब इसके क्रिटिसिज्म में क्या है? Scarcity definition is more scientific than both wealth and welfare definition, but still it has following criticism. देखिए, स्कार्सिटी डेफिनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है अगर हम वेल्थ और वेलफेयर डेफिनेशन से कंपेयर करें तो, बट स्टिल इट हैज़ फॉलोइंग क्रिटिसिज्म। इसके बट फिर भी देखिए हर चीज़ के क्रिटिसिज्म होते हैं। अगर कोई चीज़ बनती है तो उसको निगलेक्ट करने के लिए काफ़ी ऑथर्स आ जाते हैं, काफ़ी डेफिनेशंस आ जाती है, तो हर चीज़ का नेगलेक्शन होता है। आप कितने भी आप पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। आपने सुना होगा कि आप पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकते, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। तो कोई भी डेफिनेशन अपने आप में परफेक्ट नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट रह जाती है। तो यहाँ पे भी क्रिटिसाइज़ करने बहुत लोग आ गए, ठीक है। सो अभी जैसे कि यहाँ पे वेल्थ और वेलफेयर डेफिनेशन से कंपेयर किया गया है, तो मैं अपनी अगली वीडियो में वेल्थ और वेलफेयर डेफिनेशन भी कवर कर दूँगी, ठीक है। सो आप उसको भी ज़रूर देखें। स्टैटिक प्रोफेसर सेमेल्सन pointed correctly that Robbins' definition is not dynamic in nature. Dynamic नहीं है नेचर में, because it has only discussed about the problems of present generation, not about the future generation. His definition suffers from the problem of economic growth. प्रोफेसर सेमेल्सन ने बोला है कि ये जो रॉबिन्सन की डेफिनेशन है वो डायनेमिक नहीं है नेचर में। दैट मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर, जिसको कहते हैं डायनेमिक का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। तो या ये नहीं कह सकते। सो जैसा कि हमारे प्रोफेसर सेमेल्सन ने बोला है, पॉइंट किया है ये चीज़ कि रॉबिन्सन की जो डेफिनेशन है वो डायनेमिक नहीं है। डायनेमिक का मतलब होता है या कीप्स ऑफ चेंजिंग या प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। तो जो डायनेमिक यहाँ पे बोला गया है कि ये चेंज कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट मीन्स वो समय के साथ चेंज नहीं हो सकती। अगर हम देखें तो रॉबिन्सन की जो डेफिनेशन है वो कुछ एक्यूरेट टाइम के लिए है, ठीक है। तो वो एक तरह से डायनेमिक है, इट इज़ नॉट डायनेमिक एक नेचर, मतलब वो डायनेमिक नहीं है नेचर में। वो समय के अकॉर्डिंग, टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग हम वो चेंज नहीं कर सकते। वो स्टैटिक एक तरह से, ठीक है। स्टैटिक दैट मीन्स वो कांस्टेंट है, वो स्टैटिक है, वो डायनेमिक नहीं है। वो अब समय के साथ, वो टाइम पीरियड के साथ वो चेंज नहीं होती, बिकॉज इट हैज़ ओनली डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। क्योंकि उन्होंने बात क्या की है कि प्रॉब्लम्स क्या है प्रेजेंट जनरेशन, आज के टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स है, नॉट एनीथिंग अबाउट फ्यूचर। कुछ भी फ्यूचर को रिगार्ड करके या फ्यूचर को डिटरमाइन करके, फ्यूचर जनरेशन को डिटरमाइन करके उन्होंने कोई बात नहीं बोली है। हैंस द डेफिनेशन सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो आगे जा कर के ये जो डेफिनेशन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रॉब्लम ला सकती है, और हमारी इस डेफिनेशन से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्रॉब्लम या सफ़र कर सकती है। सो उन्होंने बोला है प्रोफेसर डेफिनेशन ने, इन शॉर्ट, कि ये जो है वो स्टैटिक है। उनकी जो डेफिनेशन है रॉबिन्सन की वो स्टैटिक है, दैट मीन्स कांस्टेंट है, क्योंकि वो डायनामिक नहीं है नेचर में। डायनामिक का मतलब होता है कीप्स ऑन चेंजिंग, मतलब वो चेंज होता रहना, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली उसमें चेंज आते रहना। तो प्रोफेसर सेमेल्सन ने ये पॉइंट किया है कि जो रॉबिन्सन की डेफिनेशन है वो स्टैटिक है, दैट मीन्स कांस्टेंट है, वो डायनेमिक नहीं है नेचर में, वो समय के साथ चेंज नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन की प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। उन्होंने फ्यूचर जनरेशन के बारे में कोई बात नहीं बोली है, और इससे हमारी जो इकनॉमी है और इकनॉमिक ग्रोथ है वो सफ़र कर सकता है। टू वास्ट, ठीक है। It is discussed the scope of economics to all the activities of mankind that are related to the problem of choice. The problem of choice is found in both the social and unsocial being. Thus, it has no social significance in real world. अब इन्होंने क्या बात बोली है कि टू वास्ट, दैट मीन्स बहुत बड़ा। अब यहाँ पे इसकी इकनॉमिक की स्कोप की बात आ रही है कि यहाँ पे जो इकनॉमी है वो मैनकाइंड के बारे में बात कर रहा है, कि मतलब यहाँ पे किस तरह से मैनकाइंड को प्रॉब्लम हो रही है, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि यहाँ पे दो कमोडिटी है या इतने सारे सेवरल कमोडिटीज़ के बीच में कुछ लिमिटेड चीज़ों को हम, कुछ लिमिटेड चॉइस को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उस पर हम फोकस्ड कर रहे हैं, सॉरी।
सो द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज़ फाउंड इन बोथ द सोशल एंड अनसोशल बींग्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम चॉइस है वो सोशल और अनसोशल बींग्स दोनों तरीके से हम यहाँ पे फाउंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। थस इट इज़ नो से सोशल सिग्निफिकेंस इन द रियल वर्ल्ड। और यहाँ पे अगर हम सोशली देखें, ठीक है, अगर हम रियल लाइफ एग्जिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे जो इनकी डेफिनेशन है वो रियल लाइफ एग्जिस्टेंस बेस नहीं करती है। फिर आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑल्सो अराइज फ्रॉम मोर सप्लाई। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑल्सो अराइज फ्रॉम मोर सप्लाई। अगर हम बात करते हैं कि ज़्यादा सप्लाई कर देते हैं मार्केट में तब भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बनी रहती है। यहाँ पे क्या उन्होंने बोला है कि भाई जो रिसोर्सेज है वही लिमिटेड है, तो ठीक है, इसका लिमिटेड दैट मीन्स वो मार्केट में सप्लाई नहीं हो पा रहे प्रोडक्ट, क्योंकि भाई वहाँ पे लिमिट उतने प्रोडक्ट बन नहीं पा रहे, उतने प्रोडक्ट इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि लिमिटेड है रिसोर्सेज। अगर फिर बात करते हैं कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा अगर प्रोडक्ट को सप्लाई कर देते हैं तब क्या होगा, तो सम इकोनॉमिक्स क्लेम दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑल्सो अराइज फ्रॉम द प्लेंटी ऑफ गुड्स एज वेल। ठीक है, एट ग्रेट डिप्रेशन इन 1930s इन USA was due to absence of good but not due to scarcity of good। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, फेक स्कार्सिटीज दिखाने की कोशिश करते हैं, लाइक होल्डिंग्स। अगर आपने होल्डिंग्स सुना होगा, क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि हमारी जो मार्केट में अगर प्रोडक्ट नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब स्कार्सिटी है, ठीक है, नहीं। कुछ बार क्या होता है, स्कार्सिटी तो है मार्केट में, लेकिन हर बार अगर मार्केट में प्रोडक्ट नहीं आ रहे तो उसका रीज़न स्कार्सिटी है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ शॉपकीपर्स क्या होते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में आने से पहले ही होल्ड कर लेते हैं। होल्ड करने का मतलब है एक गोदाउन हो गया या कोई अपना उनका स्टॉक होल्डर कोई प्लेस होगा, वहाँ पे अपना क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले ही वो वहाँ पे ले करके ख़रीद करके अपने पास स्टोर कर लेते हैं। और जब देखते हैं कि जब वहाँ पे मार्केट में उस चीज़ की शॉर्टेज हो गई है और डिमांड बढ़ रही है, लोगों को उस चीज़ की नीड पड़ रही है और वहाँ पे मार्केट में ये चीज़ हो ही नहीं, क्योंकि सप्लाई तो होने नहीं दे रहे हैं वो लोग, तो पहले चीज़ स्टोर करके रख ले रहे हैं। तो उनको पता है कि भाई आगे जा कर के इस चीज़ की स्टोरेज हो जाए, शॉर्टेज हो जाएंगी मार्केट में, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डिमांड पड़ेगी। तब क्या करते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर उस टाइम क्या करते हैं, वो उस प्रोडक्ट को निकाल करके ज़्यादा से ज़्यादा दामों पर बेचते हैं। तो उस कंडीशन को हम होल्डिंग्स कहते हैं, होल्डिंग्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ हम स्कार्सिटी की बात करें, कभी कभी प्रॉब्लम्स मोर सप्लाई से भी हो जाती है। क्या होता है कि सम इकोनॉमिक्स क्लेम दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अराइज टू द प्लेंटी ऑफ गुड्स। कमी, ज़्यादातर जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है वो प्लेंटी ऑफ गुड्स के कारण अराइज होती है, दैट मीन्स गुड्स की कमी होनी, रिसोर्सेज की नहीं, गुड्स की कमी होने से। एज वेल द ग्रेट डिप्रेशन इन 1930s इन USA वॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गुड्स, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1930s में, मतलब जो लोगों को डिप्रेशन हुआ था, वहाँ पे इकनॉमी में डिप्रेशन आया था 1930s में USA में, वो इसलिए आया था क्योंकि वहाँ पे गुड्स की एब्सेंस हो गई थी। ये नहीं कि रिसोर्सेज कम थे, वहाँ पे रिसोर्सेज कम होंगे, बट यहाँ पे बात हो रही है कि वहाँ गुड्स की कमी हो, वहाँ पे गुड्स ही नहीं थे, बट नॉट ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसलिए नहीं कि वहाँ पे स्कार्सिटी रिसोर्सेज की, वहाँ पे कोई और रीज़न हो सकता है, लेकिन वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे गुड्स की एब्सेंस हो गई थी। और जस्ट बिकॉज ये हो सकता है या तो वहाँ पे लोगों ने होल्डिंग की हो, या लोगों या तो कोई नेचुरल क्लाइमेटीज़ का कुछ केस हो, या जो नेचुरल क्लाइमेट अफेक्ट कर जाते हैं, या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का कुछ केस हो, बट वहाँ पे गुड्स ही एब्सेंट थे, ठीक है। नॉट फिट फॉर सोशलिस्ट इकनॉमी। प्रोफेसर Maurice has criticized Robbins' definition, that is, definition is not applicable for a socialist economy because in this type of economy the government takes all initiatives for supplying all basic necessities life among the citizens for the betterment of whole the society of government usually launches the beneficiary of activities। क्या हुआ कि इट इज़ नॉट फिट फॉर सोशलिस्ट इकनॉमी। यहाँ पे बात की गई है कि सोशलिस्ट इकनॉमी के लिए, मतलब सोशली जो इकनॉमी है वहाँ पे क्या चीज़ किस चीज़ के लिए फिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रॉबिन्सन की जो डेफिनेशन है फिर से क्रिटिसाइज होती है, दैट इज़ डेफिनेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर अ सोशलिस्ट इकनॉमी, कि जो इनकी डेफिनेशन है वो सोशल इकनॉमी के लिए फिट नहीं बैठती है, नॉट एप्लीकेबल फॉर सोशल इकनॉमी। सोशल इकनॉमी के लिए इनकी जो डेफिनेशन है वो एप्लीकेबल नहीं हो पा रही है। क्यों? बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ इकनॉमी द गवर्नमेंट टेक्स
all the initiative for supplying all the basic necessities of the life among the citizen। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादातर इनिशिएटिव लेती है, ज़्यादातर कोशिश करती है कि हमारे मार्केट में वो सारी चीज़ सप्लाई हो जिसकी लोगों को ज़रूरत है, सिटीजन्स के बीच में वो सारी गुड्स पहुँचे जिनकी मार्केट में कस्टमर को नीड है। फॉर द बेटरमेंट ऑफ the whole society the government usually launches several beneficial activities। और उनके बेटरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लॉन्च करने की कोशिश की है अपने आप से, ठीक है। और यहाँ पे रॉबिन्सन की डेफिनेशन में क्या है, रॉबिन्सन की डेफिनेशन में ये बात बोली गई कि स्कार्सिटी है, जबकि हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है, काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी पॉलिसीज़, काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस, काफ़ी स्कीम्स निकाले हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट मतलब जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सप्लाई हो, जिससे कि लोग अपने अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें और प्रोडक्ट्स की सप्लाई मार्केट में बनी रहे। तो यहाँ पे उनकी जो केस है, मतलब उनकी जो डेफिनेशन है वो आके फेल हो जाती है। नॉट फिट फॉर रिच कंट्री। अब रिच कंट्री जो है उनके लिए ही नहीं है, क्योंकि रिच कंट्री क्या है वो ईजिली अफोर्ड कर सकती है चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या होता है, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द रिच एंड साउंड इकोनॉमी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अंडर डेवलप्ड और पुअर कंट्री। जाहिर सी बात है, जो रिच और साउंड इकोनॉमी होगी वहाँ पे अंडर डेवलप्ड और पुअर इकोनॉमी से काफ़ी डिफरेंस होगा, ठीक है, काफ़ी डिफरेंट होगी दोनों। देयर द रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या होता है, रिच कंट्री में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड नहीं है, क्योंकि वो अगर महंगे दाम पे भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो वो ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव द मनी टू इन्वेस्ट ऑन दैट। और पुअर कंट्रीज़ और अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, या तो उतनी नॉलेज नहीं होती और अगर नॉलेज हो तो भी उनके पास उतना फंड नहीं होता है कि वो उस पर इन्वेस्ट कर पाएँ। इन फैक्ट रिसोर्सेज आर प्लेंटी इन दीज टाइप्स ऑफ इकनॉमी। तो यहाँ पे क्या होता है, रिसोर्सेज आर प्लेंट। तो यहाँ पे उस टाइप और वहाँ क्या होता है, मतलब वहीं अंडर डेवलप्ड और पुअर कंट्रीज़ में क्या होती है कि जो वहाँ पे रिसोर्सेज जो होती हैं उनकी कमी हो जाती है, मतलब वहाँ पे कमी हो जाती है बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बट अगर हम रिच की बात करें तो वहाँ पे जो लिमिटेड है वो रिसोर्सेज है वो नहीं लिमिटेड है, क्योंकि वो ईजिली अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है। रिलेशनशिप विद वेलफेयर। अब यहाँ पे रिलेशनशिप आया है वेलफेयर के साथ। रॉबिन्सन क्रिटिसाइज मार्शल्स डेफिनेशन। मार्शल ने दी थी डेफिनेशन, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो वेलफेयर की डेफिनेशन जो थी वो मार्शल से ही मिली थी। तो रॉबिन्सन क्रिटिसाइज मार्शल डेफिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ वेलफेयर। हाउएवर लिमिटेड मीन्स आर यूज्ड टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट। जो क्या होता है, लिमिटेड मीन्स है जो कम रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करते हुए चल रहे हैं। दस इट मीन्स दैट मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फैक्शन विल लीड टू मोर वेलफेयर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो पा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो रहा है लोगों का। रॉबिन्सन डेफिनेशन इज़ रिलेटेड टू वेलफेयर ऑल्सो। और रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे वेलफेयर डेफिनेशन से रिलेट कर जा रही है। तो यहाँ पे जैसे देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हमारी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी किसी चीज़ की नीड है, ठीक है, कोई भी कमोडिटीज़ की नीड है हमें। जैसे यहाँ पे हमें 12 पेंसिल्स की ज़रूरत है हमें इस टाइम। तो हमने क्या किया, 12 अगर हमें 12 पेंसिल्स मिल जा रही हैं तो हमारी जो अगर 12 नहीं तो हमको 10 मिल जा रही है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ज़्यादा। फॉर एग्जांपल मत सोच ही चलिए अभी कि हमारे पास जो हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और अनलिमिटेड वांट्स है। तो यहाँ पे क्या हमें 12 चीज़ें चाहिए, 12 पेंसिल्स चाहिए और हमें सिर्फ 10 मिल पा रही हैं। तो अगर हमको 10 मिल पा रही है तो वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा कोशिश तो यही है ना कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें चीज़ें मिल जाए। हमें तो हमारे मैक्सिमाइजेशन सेटिस्फैक्शन मिल रही है, हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज़ हो जा रही है, बिकॉज हमें 12 तो नहीं मिल पा रही है लेकिन कम से कम 10 मिल जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो हमारे अगर हमें मिल जा रही है तो हमारे उस टाइम के लिए हमारे जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो जा रही है और हमारा जो काम है तो वो भी हमारा कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे अगर हम उस जो पेंसिल से जो हमारी काम पड़ेगा, जो हम पेंसिल से आगे जाके मुझे जो लिखना होगा, जो हमको राइट करना होगा, तो वो हमारा जो नीड है वहाँ पे बस सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी वेलफेयर भी हो रही है। तो बस वही बात बोली गई है कि रॉबिन्सन ने मार्शल की जो डेफिनेशन है उसको भी क्रिटिसाइज़ किया है ग्राउंड लेवल पे कि हाउ लिमिटेड मीन्स आर यूजफुल टू अनलिमिटेड वांट्स। कैसे लिमिटेड मीन्स जो है अनलिमिटेड वांट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर रहे हैं, जिससे कि वेलफेयर भी हो रहा है लोगों का। सो हैंस Robin's definition is related to welfare also. So I hope guys you understand the concept. So if you understand the concept, so just like, share, subscribe my channel and also drop your comment by which I get to know your feedbacks. So thank you guys. Stay continued with my channel.